चैप्टर नंबर, आज ख़त्म कर दिया इसको। हमने कहा अगर है कंपनी, नज़र आ रहे, चले बेहतर है, चमकदार, ठीक है, चमकदार धुलाई सर्फ एक्सल वाली, ओके चले। हाँ जी लें जी, जो है हाँ 10 रुपये। चले, अगर तो एक से 30/6 तक है, कंपनी की बात कर रहा हूं, तो अगले साल 31 दिसंबर से पहले 1/1/24 कर ले से लेकर 30/6/2024 तक कहीं भी ईयर एंड हो तो 31 दिसंबर 2024 यानी टैक्स ईयर 2025 हम कहेंगे अगर 1/1/24 से लेकर 30/6/24 तक, कहीं मार्च में एंड हो जाए, अप्रैल में एंड हो जाए, मई में हो जाए, जून में, कहीं भी हो, तो अगले साल, ठीक है, अगले साल से क्या मुराद है, जब तो 24 ख़त्म होगा, 24 कब ख़त्म होगा, 30/6/2024, अगला साल शुरू हो जाएगा 1/7/2024 को, अगले साल 31 दिसंबर तक। ये क्लियर है। और अगर आपकी 1/7 से लेकर 31 दिसंबर तक है, अब 1/7/24 टैक्स ईयर 25, 31 दिसंबर 24 टैक्स ईयर 25, तो अगला साल कौन सा होगा, अगला साल कौन सा होगा, 26। ये कौन से वाला फिर चल रहा है, 25, अगला साल कौन सा होगा, टैक्स ईयर 26, वो कब शुरू होगा, उसमें जो सितंबर आएगा, ये कौन से वाला, 30/9/2025 टैक्स ईयर 2026, क्लियर होगी। ये कंपनी का है, ये कंपनी का, इसका मतलब है अगर जनवरी से लेकर जून तक ईयर एंड हो रहा है तो आने वाले दिसंबर में, और अगर जो है यानी अगले साल दिसंबर में, अगले साल दिसंबर में यूं कह लें, अगला दिसंबर, और अगर 1/7/24 यानी 1/7 से लेकर यानी 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक आपका ईयर एंड हो रहा है, तो आने वाले साल में जो सितंबर हो, यहां पे कंफ्यूजन होती है। ये अगर जरा देखिएगा, 1/1 से लेकर 30/6 तक, कब, 31 दिसंबर, आने वाला 1/7 से लेकर 31/12 तक, अगले साल यानी आने वाले साल में कितनी जो है 30 सितंबर, ये याद रखिए, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कराते हैं, कंपनी की ज़रा देखिएगा, ईयर एंड हो रहा है 31, आपने डेट बतानी, 31/3/2021, 31/12/2021, शाबाश, आइएगा अगले साल में, इसी ईयर नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये किस में फॉल कर रहा है, 21 में, और ये किस में फॉल कर रहा है, 22 में, आने वाले साल, ओके। ईयर एंड है 30/6/2024, 31/12/2024। अब जरा देखिए, अगर है 31/12/2023, 30/9/24, अगले साल जो सितंबर है। अब ज़रा जो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है वो है अगर ईयर एंड है, यूँ समझ ले 15/7/2024,
बताएं, अगला सितंबर तो बिल्कुल साथ है, महीने बाद नहीं, अगले साल जो सितंबर है, क्योंकि ये कौन से वाला है। अगर तो हम 30/9 की बात करते हैं, 30/9/2024, ये तो इसी साल है, ये भी 25 में है और ये भी कौन से वाले 25 में है। अगले साल जो सितंबर है, तो ये कंफ्यूजिंग। आप जरा देखिए, आगे देखिए, 30 जो है 30 अगस्त 25 टैक्स ईयर, ये कौन सा है टैक्स ईयर 26 है, तो 27 का सितंबर ढूंढे, 27 का सितंबर, 27 का सितंबर क्या होगा 30/9/26, ये वाला प्रॉब्लम, इसमें थोड़ी भी कंफ्यूजन आती है, बाकी कोई मसला क्लियर है। ये था कंपनी के। अब जो है इंडिविजुअल और एओपी, ठीक है, इंडिविजुअल और एओपी, ज़रा इसको देखिएगा। वो कहता है आने वाले साल के 30 सितंबर, अगले साल का, कब, अगले साल का 30 सितंबर, ज़रा देखिएगा 30/6/24 टैक्स ईयर, आने वाले साल का सितंबर कब होगा 30/9/24, क्लियर है। आप ज़रा देखिए 30/10/24 को ईयर एंड हुआ, टैक्स ईयर 25, 30/9/25 यानी टैक्स ईयर 2026 वाला, 26 वाला, ये 25-26 का मामला। आइए ज़रा इंडिविजुअल एओपी, कंपनी का ख़त्म हो गया भाई, इंडिविजुअल एओपी के लिए आने वाले साल का सितंबर 30 सितंबर। आइए एक आइएगा सर, वो कहता है 15/7/24 ईयर एंड 30/9/25, क्यों, क्योंकि ये टैक्स ईयर कौन सा है 25, अब 26 का जो 9 आएगा 30/9/25 टैक्स ईयर कौन से वाला 26। ये बस ये कन्फ्यूजन ना रहे, ये किसी की कन्फ्यूजन है तो दूर कर, ओके है। एंड वाले भाई सुर्ख टोपी वाले, अच्छा दो है नहीं साहब के साथ एंड वाला, हाँ ये तो करीब बैठा, समझ आई है, टोपी उतार के दोबारा देखो, अच्छा चल ठीक है, ओके ठीक होंगे। बड़ी बड़ी यार ये क्या है, कोई ये कोई नहीं, मतलब कोई लोगो है, कोई जमात है, या क्या है, चोरी की है क्या हाथ लगा आपने समझा एक है, दो आ गई या, अच्छा है जो भी है। तो हम एक दफ़ा हमारे साथ एक दोस्त था, हमारे साथ एक दरबार का महल है वहाँ पे, तो एक से बढ़कर एक शरारती, ठीक है। तो एक दफ़ा मेरे साथ एक दोस्त बैठा हुआ था, उस महल्ले का था, तो वो बातें कर रहा था, दूसरा एक मेरा दोस्त बैठा हुआ था, वो बेचारा लेक्चरार है, तो कहता यार तुम्हारा ये दोस्त ना उस दरबार वाले महल्ले का कह रहा था कि यार बड़ा बदतमीज़ है ये तो। मैं कि ये अपने महल्ले का सबसे शरीफ बंदा है अब खुद देख ले। तो कह रहा हम मुल्तान में थे, पढ़ते थे वहाँ पे, तो जो है वो खाना खा रहे थे कहीं रेस्टोरेंट में, तो ये पी कैप से मुझे याद है, आपकी नहीं, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा यार तुम्हारी पी कैप से वो जो काउंटर पे पड़ी हुई है ना कैप, वो ज़रा ज़्यादा अच्छी है। महल्ला दरबार का था वो बंदा, कहता अच्छा चलें ठीक है, अच्छी है तो होगी, ठीक है। तो खैर वहाँ पे रुक के काउंटर पे पैसे दिए, वापस आए थोड़ा सा आगे, कहता ये वाली कैप की बात और मैंने कहा ये क्या किया, कहता जब आप पैसे दे रहे थे मैंने अपनी कैप उतार के उसके ऊपर रखी, फिर दोनों उठा के पहन ली तो दोनों एक, अच्छा चल चले, अच्छा अल्लाह नसीब करे, अच्छी अच्छी नहीं मैं उससे लिंक नहीं, लिंक नहीं कर, नहीं आपको तो माशाल्लाह क्या
नहीं नहीं, वो तरीका होता है ना उतार कर, दो हो गई हैं एक से, दोनों को एक ही कलर और पता भी नहीं चला। खैर आज चलिए, तो नहीं नहीं ये तो आप गलत समझे। खैर अच्छा चले, ये 21-22 का चक्कर 24-25 का ख़त्म हुआ। ज़रा आइएगा। अच्छा वो कहता है आपने एक तो रिटर्न जमा करानी, साथ में आपने वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराई, और वेल्थ स्टेटमेंट में लिखा हुआ था उसमें वेल्थ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट भी हो, पता है ना? ठीक है। और बाज़ दफ़ा फॉरेन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ और इनकम की डिटेल भी देनी पड़ती है, कोई होता है। चले अच्छा, ये पहले कराते थे मैनुअली, जाके पेपर पे सारा कुछ लिखते थे और जाके ना साइन खुद करके दे आते थे। फिर डिजिटल साइन आ गए, इलेक्ट्रॉनिकली जमा होने। जो इलेक्ट्रॉनिकली था वो सबसे पहले सैलरी वालों के लिए आया था कि आप इलेक्ट्रॉनिक जमा करा, अब सारे इलेक्ट्रॉनिकली जमा करवाते। खैर आए चले पढ़ते हैं। अब मैं काफ़ी सारी चीज़ें बताएं। मेथड ऑफ फर्निशिंग कौन से वाली? रिटर्न्स और अदर डॉक्यूमेंट्स। ज़रा आइएगा, नज़र आ रहा है सबको? चले, रिटर्न जमा करानी है भाई, साथ में क्या जमा करानी है? वेल्थ स्टेटमेंट, साथ में फॉरेन स्टेट ऑफ इनकम और एसेट की, वो $10 मिलियन और नहीं बेटा बातें ना करें, $100 मिलियन कुछ पढ़ा था। चले, शैल बी फर्निश्ड इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर। जी नहीं समझ आ रहा? अच्छा नहीं नहीं ये नहीं पढ़ा था, मुझे पता है जितने तक पढ़ा था, जितने तक पढ़ा मुझे पता है। नहीं ये मुझे पता है कितने तक पढ़ा था और मैंने कहा था ये वाली जो डेट्स हैं ये मैं रिवाइज कराऊंगा। ठीक है। प्रेस्क्राइब्ड मैनर, अगर वो कहे मैनुअल कराओ तो मैनुअल करा देंगे, अगर वो कहेगा क्या कराओ जनाब इसको जो है ऑनलाइन कराओ आयरिस पे, तो हमने ऑनलाइन करवाना, जैसे वो कहेगा। प्रेस्क्राइब्ड मैनर, जैसे मैनर जिस तरह से वो चाहेगा हम वैसे करा लेंगे। ठीक है। अब रूल फॉर कंपनी ज़रा देखते हैं। रूल फॉर कंपनी क्या है ज़रा देख लेते हैं, उसके लिए क्या रूल्स है। वो कहता है अगर आपका 1 जनवरी से 30 जून तक है तो आपने ऑन और बिफोर क्या करना है? 31 दिसंबर कब का? नेक्स्ट फॉलोइंग द एंड ऑफ टैक्स ईयर, ये टैक्स ईयर ख़त्म होगा इसके बाद जो अगला साल होगा उसमें। और अगर आपका एंड कब होता है? 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर, तो आने वाले साल के कब? ऑन और बिफोर 30 सितंबर। हमें पता चल गया। ए पर्सन हु अर्न्स द सैलरी इनकम, ठीक है, फाइल रिटर्न कौन से वाली? इलेक्ट्रॉनिकली विद प्रूफ ऑफ डिडक्शन और पेमेंट ऑफ टैक्स। तो राइज वाला सर्टिफिकेट भी साथ में जमा करवाना होगा कि हमने आपका जो है राइज वाले हमारे जैसे टैक्स विद हेल्ड कर लेते हैं वो भी साथ में। फाइल ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट और फॉरेन एसेट और इनकम की स्टेटमेंट। ठीक है। बोर्ड में amend any condition or direct the above condition will not apply for the tax year। ठीक है, ओके हो गया। कुछ को वो कह सकता है, बोर्ड है। उसके बाद इंडिविजुअल और एओपी। ठीक है भाई, इंडिविजुअल और एओपी ने क्या करना है? ठीक है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड। ठीक है, और ड्यू डेट। डॉक्यूमेंट्स क्या है? रिटर्न रिक्वायर्ड थ्रू कौन से वाला? ई पोर्टल। तो सैलरी वाले इंडिविजुअल और एओपी के लिए पहले उसने किया था ई पोर्टल, ई पोर्टल से मुराद आयरिस। ठीक है, इन केस ऑफ कौन से वाला? सैलरी। मैंने आपको बताया सबसे पहले उनके किया, फिर बाकी में सब किया, लेकिन ये कानून चेंज नहीं किया। शुरू में सैलरी वाले से कहा आप ई पोर्टल से करें। और रिटर्न ऑफ कौन से वाली? इंडिविजुअल और एओपी। तो कब करना है? आने वाले साल के 30 सितंबर। 30 जून को ख़त्म हो जाए तो 30 सितंबर अभी करीब होगा, लेकिन अगर जुलाई स्टार्ट हो गया तो फिर अगला सितंबर। चले, हमें इस चीज़ का पता है। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमें जो है मज़ीद हमारी जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस बेहतर हो जाए। ज़रा आइएगा। लिबर्टी जो है प्राइवेट लिमिटेड है 31/3/2013। कब? 31/12/2013। शाबाश। उसके बाद काका कंपनी लिमिटेड 30/6/2000। क्या हुआ? काका कंपनी लिमिटेड ओके 30/6/2013, 31/12/2013। ठीक है, ओके। चले, मिस्टर ठीक हो गया। 30/9/2012। डिश है, डिश है। ठीक है, खाने वाली है। ठीक है, बड़ी मज़े की होती है। अच्छा चलो ठीक है। तो
अच्छा उसके बंदे का रिटर्न कब फाइल करेगा? 30 में। मिस्टर स्कल, अच्छा सिर्फ खोपड़ी है, अच्छा ठीक है, स्कल खोपड़ी, अच्छा 30/6/2012, तो कब तक करेगा? इंडिविजुअल है, 30/9/2012 तक। पहले वाले जो कंपनी U&V एक फर्म है, इंडिविजुअल और AOP के एक ही असूल होते हैं, 30/11/2012, तो आने वाले साल में 30/9/2013। ओके चलें। A return required to be furnished for discontinuance of business shall be furnished by the due dates पर। वो पता था, जो बंदा छोड़ के जा रहा हो, परमानेंटली बिजनेस ख़त्म कर रहा हो, तो उसको नोटिस दिया जाता है, नोटिस पे जो डेट होगी उस दिन करेगा, उसके लिए कोई डेट नहीं होती। वेयर द टैक्स पेयर नॉट, जो है उसका क्या NTN नंबर नहीं है, और जो है एप्लीकेशन फॉर द NTN विद रिटर्न, तो वो उसकी ट्रीटेड ऐसी होगी। भाई अब तो NTN के बगैर होती नहीं, ये पुराना लॉ है कि अगर NTN भी ना हो और जमा कराया मैनुअली, अब तो NTN बनता है तो RSP पासवर्ड बनता है, ठीक है, तो ये अब रिडेंडेंट हो गया। पहले क्या था, आपके NTN नहीं है फिर भी आप रिटर्न जमा कराए, वो कहते हैं हम आपकी रिटर्न नहीं मानेंगे, अब रिटर्न होती नहीं है। तो ये जो 6 है ये ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट ख़त्म हो। खैर अभी जो है आ जाए ज़रा। मिस्टर ए है, ये इंडिविजुअल है और इधर कंपनी, पहले इंडिविजुअल के लिए कर 30/6/2013, 30/9/2013, 31/3/2016, आने वाले साल जो है 30/9/2016, ठीक है, 31/12/2017, 18 चल रहा है, 19 का सितंबर यानी 2018, 30/9/2010, 30/2011, शाबाश, 30/6, हाँ 11 हो जाएगा ना, 30/9/2010 को ख़त्म हो रहा है, 2011 चल रहा है, 30/6/2011 को ये ख़त्म होगा, 12 कब शुरू होगा? ठीक है, 1/7/2011 को, 30/9/2011, ठीक है, हाँ ठीक है। अब कंपनी है, ख्याल रखना, 30 जून वाले अलहदा, 31 दिसंबर तक के वाले अलहदा, 30/6/2013, 31/12/2013, ठीक हो गया। 31/3/2016, 12/2016, 31/12/2017, 30/9/2018, ठीक है ओके, 30/9/2010, 30/9/2010, ये जून तक है या आगे दिसंबर वाली के आने वाले साल के? तो अभी 30/9/2010 है, ये ख़त्म होगा 30/6/2011 को, उसके बाद जो सितंबर आएगा 30/9/2011, ठीक है, तो टैक्स ईयर 12 हो जाएगा सब। चलें, ये समरी है, इसका कोई इतना काम नहीं। एक्सटेंशन ऑफ टाइम, सिंपल सी बात है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम। जी मैं रिटर्न नहीं फाइल कर सका, 15 दिन का आपको इजाफी टाइम मिल सकता है। कमिश्नर को कहें कि मैं रिटर्न नहीं जमा करा सका, वो कहेगा पैसे जमा करा दो तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक। रिटर्न जमा कराने की एक्सटेंशन है, पैसे जमा कराने की एक्सटेंशन नहीं है। इसका मतलब है पैसे जमा करवाने पड़े। वो कहेगा तुम्हारा 2 लाख बनता है, 2 लाख रुपया जमा करवा दो, जो रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट और साथ में अकाउंट्स लगते हैं और पता नहीं नेक्स्ट लगते हैं और पता नहीं क्या क्या, उसके लिए मैं तुम्हें कितने दिन की एक्सटेंशन दे रहा हूँ? 15। क्या वजूहत हो सकती है? भाई मुल्क से बाहर है, बीमार है, या कोई भी रीज़न है, मेरा अकाउंटेंट बीमार है एंड सो ऑन, ठीक है। तो 15 दिन की आपको क्या मिल सकती है? एक्सटेंशन। अगर जो है, अगर आपको लगता है मज़ीद मुझे कुछ टाइम चाहिए, तो एक्सट्रीम केसेस में 15 दिन की और एक्सटेंशन भी मिल सकती। अगर आपको कमिश्नर एक्सटेंशन नहीं दे रहा, तो आप चीफ कमिश्नर के पास भी जाके कह सकते हैं कि सर जी मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दें। बट यस, एक्सटेंशन इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न विल नॉट बी एक्सटेंशन ऑफ पेमेंट। पेमेंट आपको करना पड़ेगी, और अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे और लेट करेंगे तो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, पता नहीं उसका कोई नाम भी है, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज। शाबाश, चलें आए पढ़ते हैं, काफ़ी सारी बातें हमने कर ली, बाकी हम वो कहता है अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट मे अप्लाई टू द कमिश्नर फॉर द एक्सटेंशन। सर मुझे थोड़ा सा और टाइम दें। What is the deadline for getting extension in time for filing of the document mentioned ऊपर, return, wealth statement, फलां फलां?
द एप्लीकेशन फॉर द एक्सटेंशन विल बी मेड बाय द ड्यू डेट ऑफ द फर्निशिंग ऑफ द, अब 30 जून को उसका ईयर एंड हो रहा था, तो ड्यू डेट कब होगी? 30 जून को ख़त्म हो रहा है उसका ईयर है, 30 सितंबर को जो 30 नहीं मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल कंपनी की बात ना की, 30/9 को, ठीक है। अब 30/9 को उसने ये एप्लीकेशन देनी है या उससे पहले। बाई ड्यू डेट का क्या मतलब है? बाई द ड्यू डेट का क्या मतलब है? 30/9 या उससे पहले पहले एप्लीकेशन देनी है। सर मुझे मज़ीद टाइम चाहिए, क्लियर है? आगे चलते हैं। व्हाट आर द सर्कमस्टांसेज अंडर जो है अंडर कमिश्नर ग्रांट कौन से वाला एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, फाइलिंग ऑफ द रुपीज़ नहीं है, पैसे नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स, रिटर्न और कौन से वाला वेल स्टेटमेंट। आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशन इफ द कमिश्नर इज सेटिस्फाइड दैट द एप्लीकेंट इज अनएबल टू फर्निश द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स बाय द ड्यू डेट बिकॉज ऑफ एब्सेंस फ्रॉम, मैं सर यहाँ पे हूँ नहीं, मैं कहाँ से दूँ रिकॉर्ड, किधर से जमा करूँ, या फिर कौन से वाला, ठीक है, कोई भी मिस एडवेंचर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, खुदा न खास्ता, बीमार है, एनी अदर कौन से वाला रीज़नेबल का, सर मैं तो ठीक हूँ, मेरा अकाउंटेंट जिसके पास हिसाब होता है वो बीमार है, वो है ही नहीं, ठीक है। जो है द कमिश्नर मे ग्रांट द एप्लीकेंट एक्सटेंशन ऑफ द टाइम, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एक्सटेंशन कैन बी ग्रांटेड, ठीक है। एन एक्सटेंशन शुड नॉट एक्सीड कितने, 15 दिन, यूजुअली 15 दिन की दे देते हैं। इन एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस लॉन्गर पीरियड में भी ग्रांटेड, ब्रैकेट में लिख लें, वो भी किसका होगा, 15 दिन का ही होता है। दरमियान में एक छोटा सा क्वेश्चन है, कोई प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अगर टाइम बचता तो हम करते हैं, वापस आते हैं। वेयर द कमिश्नर हैज़ नॉट ग्रांटेड द एक्सटेंशन, एक दफ़ा 15 दिन की, मजीद भी 15 दिन की एक्सटेंशन मिल सकती है। वेयर द कमिश्नर हैज़ नॉट ग्रांटेड द एक्सटेंशन फॉर फर्निशिंग रिटर्न अंडर जो है सब सेक्शन 3 ऊपर वाला, ठीक है, और 4 एक्सेप्ट जो भी है, कमिश्नर में ऑन एप्लीकेशन कौन से वाला कमिश्नर, चीफ कमिश्नर में ऑन एप्लीकेशन जो है मेड बाय द टैक्स पेयर ग्रांट एक्सटेंशन और फर्दर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन है पहले 15 दिन और फर्दर एक्सटेंशन मजीद एक दफ़ा 15 दिन की मिल गई, सर मजीद मुझे नहीं देना, मेरे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, ये है वो है, तो कितने दिन की वो एक्सटेंशन दे सकता है, 15 दिन। इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस को बहुत ज़्यादा मसला हो गया तो 15 से भी ज़्यादा दिन की वो दे देता है। तो अगर सबसे पहले किसके पास जाएंगे, कमिश्नर के पास, कमिश्नर कितने की एक्सटेंशन देता है, 15 दिन। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ज़्यादा टाइम दे देता है, यूजुअली वो ब्रैकेट में मैं लिखा था वो भी 15 दिन का होता। अगर वो नहीं दे रहा तो आप किसके पास जाएंगे, चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर कितने की एक्सटेंशन दे सकते हैं, 15 दिन की। अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस तो उसके पास ये राइट, कानून में लिखा गया ना, ये बातें कानून है, तो उधर से दे सकता है। इफ़ person gets extension he will still be liable to pay default surcharge, इसका मतलब है पेमेंट कर दे, और अगर पेमेंट ना की इधर से साथ लिख ले, एक्सटेंशन जो है वो डॉक्यूमेंट्स की है, बार बार लफ्ज लिखा जा रहा है, रुपीज़ नहीं लिखा रहा, एक्सटेंशन जो है डॉक्यूमेंट्स की है, पेमेंट की नहीं है। या तो पेमेंट कर दे या फिर एक्सटेंशन मिल गई है और कोई नहीं लगेगा, लेकिन चूंकि पेमेंट लेट करेगा तो फिर क्या देने पड़ेंगे, डिफॉल्ट सरचार्ज। ये वाली बात लिख ले, बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो, पता नहीं ये क्या कह रहा है, एक दफ़ा एक साइड पे एक्सटेंशन दे रहा है, एक साइड पे डिफॉल्ट सरचार्ज दे रहा है। भाई पेमेंट की एक्सटेंशन तो नहीं मिली ना, तो एक्सटेंशन किसकी होगी हमेशा, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की होगी। क्लियर है? ये चैप्टर तो हुआ हमारा कंप्लीट, हो गया। चले अब आ जाते हैं चैप्टर 5B पे। हमारे पास 2-3 मिनट है, एक छोटी सी डेफिनेशन है, हम पढ़ लें। जी सेंड नहीं हुआ, 4B की बात कर रहा हूँ, 4B डेफिनेशन आपके पास है ऑलरेडी। चलें फिर आज एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, वो भी तो पढ़ना है ना। चलें आ जाए। स्मॉल कंपनी बिल्कुल छोटी सी कंपनी। आम कंपनी और स्मॉल कंपनी में क्या डेफिनेशन है, सॉरी क्या डिफरेंस है? आम कंपनी का 29% है और उसका 22% है, तो उसको 8 या 6% की एक्सटेंशन मिलती है। तो आज हम पढ़ने लगे होती कैसी है स्मॉल कंपनी, हमने पहले नहीं पढ़ा, पहले हमने स्मॉल कंपनी नहीं पढ़ा। चलें बस ठीक, स्मॉल कंपनी थोड़ा बहुत हम पढ़ते रहेंगे ना, ताकि डेफिनेशन एक दफ़ा पढ़ना शुरू कर दें मुसीबत बन जाती।
तो साथ साथ कभी हम एक चैप्टर करने के बाद 2 डेफिनेशन पढ़ लेंगे, फिर एक चैप्टर करने के बाद एक पढ़ लेंगे। मीन्स अ कंपनी, हमने एसोसिएट पढ़ लिया है, हमने एसोसिएट पढ़ लिया है, रिलेटिव उसकी डेफिनेशन थी वो पढ़ लिया, और फिर हमने जो है पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ लिया, जानबूझ के इसी तरह से पढ़ा। मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर, कब से? जुलाई 2005। उससे पहले अगर कंपनी है, पिछले क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है, नीचे वाले तब भी नहीं। कंपनीज एक्ट 2017 ओके हो गया, ठीक है। जो है और अच्छा, अगर 2005 के हुई, 6 को हुई, तो तब 2000, तो कंपनीज एक्ट 2017 तो नहीं होगा, तो जो भी हुआ होगा उस टाइम, ठीक है। वैसे कह रहे हैं अभी तो कंपनीज एक्ट है। विच हैज़ पेड अप कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व, रिजर्व भी होते हैं, रिटेनर नहीं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व, रिटेनर नहीं, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का हिस्सा बन जाती है। नॉट एक्सीडिंग, कौन से वाला? 50 मिलियन रुपीज़। अगर 51 मिलियन उसके रिजर्व प्लस कैपिटल बन गया तो वो स्मॉल कंपनी नहीं रहे, और अगर 49 मिलियन है तो यस वो स्मॉल कंपनी होगी। तो दूसरी शर्त, हैज़ इम्प्लाइज नॉट एक्सीडिंग, कौन से वाले? 250 एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। दरमियान में 400 इम्प्लाई कर रहे थे, लेकिन जब साल आता था फिर क्या कर लेते थे? पहले होता था एंड ऑफ ईयर, तो जब साल का एंड आता था तो कुछ को निकाल देते थे, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके, जी हमारे एम्प्लाई तो ये देखिए कितने हैं, जो है 240 हैं, यानी 250 से कम है, तो बन जाते थे। उन्होंने कहा पूरे साल के दौरान कभी भी 250 से ज़्यादा एम्प्लाई ना हो। फिर कौन से वाला? हैज़ एनुअल टर्नओवर, टर्नओवर मतलब सेल्स, ग्रॉस सेल्स या नेट सेल्स? ग्रॉस से मुराद है, यूँ करें, सेल्स टैक्स इंक्लूड करके या एक्सक्लूड करके? एक्सक्लूड करके। जब भी बात है सेल्स टैक्स की तो सेल्स टैक्स को नहीं गिनना, सेल्स टैक्स आपका होता ही नहीं, गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट ने कहा यार जिसको 100 रुपए की सेल करते हो ना, 18 हमारे भी ले लिया करो, तो आप कहते हैं ठीक है, तो आप करते हैं बैंक डेबिट 118 से, सेल्स 100 से, और सेल्स टैक्स पेएबल 18 से। दोबारा आपके पास पैसे कितने आएंगे? 118। आप कहोगे बैंक डेबिट 118 से, सेल मेरी 100 की और बाकी 18 सेल्स टैक्स पेएबल, ठीक है, 18 रुपए का। चले, तो इसका मतलब है ये कौन से वाली? एनुअल टर्नओवर मतलब सेल, सेल मतलब कौन? नेट ऑफ सेल्स टैक्स। ये छोटा सा न्यूमेरिकल बना सकते हैं, आज तक आया नहीं, लेकिन कोई पता नहीं है एग्जामिनर का, वो बेवकूफ़ को एकदम से वो कहता है मैं जो डेफिनेशन पूछते पूछते थक गया, ज़रा इस डेफिनेशन को न्यूमेरिकली पूछता हूँ, यस प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो आपको दे दे सेल है उसकी कितनी, यानी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग कितनी? 250 मिलियन, वो कहेगा 265 मिलियन है, 18% सेल्स टैक्स भी है, तो आप कहोगे 265 मिलियन, यस ये जो है ये स्मॉल कंपनी नहीं है, लेकिन अगर उसमें 18% निकाल दे तो आराम से क्या आ जाएगा? तो ये बना सकता है, कोई पता नहीं, लेकिन कंसेप्ट आपको होना चाहिए। होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। वो कुछ भी पूछ सकता है, वो अभी तक डेफिनेशन पूछता रहा, हमेशा पूछता रहा। मार्च 2022 में सीधी सीधी स्मॉल कंपनी को उसने सामने लिखा हुआ है, मार्च 2022 में उसने सीधी सीधी डेफिनेशन ही पूछी है, लेकिन कोई पता नहीं उसका किस तरह से पूछ ले, कंसेप्ट क्लियर करने। चले, ये क्लियर हो गया। तो मैंने कहा सेल्स टैक्स, टर्नओवर से क्या मुराद है? सेल्स, और इसमें सेल्स टैक्स शामिल नहीं होता। चले आगे चलते। इज नॉट फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। पहले कंपनी थी बड़ी, तोड़ के 2 छोटी कंपनी बना ली ताकि किसके वो ले लें, ठीक है, बेनिफिट किसके ले ले? स्मॉल कंपनी। नहीं, ऐसा ना हो, तो ना पहले ना बनी हो, ना किसी को क्या किया हो, स्प्लिट करके या रिकॉन्स्टिट्यूट करके बनाया हो। ऐसा ही हमने कुछ वेमेन वाले उसमें भी पढ़ा था। इज नॉट स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज एज डिफाइंड, जो है सेक्शन 59A। SME स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज वो कुछ और होती है, क्या होती है? हमारी बला से स्मॉल कंपनी और स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये स्मॉल इंटरमीडिएट नहीं है, इसके इतने मुलाजिम हों, इसका इतना पेड अप कैपिटल और इतना टर्नओवर, इससे ज़्यादा ना हो, तो आपको क्या हो जाएगी? स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी क्यों चाहिए? क्योंकि उसको टैक्स कम लगता है, उसको 22% लगता है, बाकी सारी कंपनीज़ को कितना लगता है? 29%। क्लियर हो गया? चले कल यहीं से स्टार्ट करें।